बैलेंस करनी पड़ेगी। बैलेंस तो ऑलरेडी हो गई है। CH2 Cl बैलेंस है पहला रिएक्शन तो, CH2 Cl, फिर उसके बाद UV लाइट CH3 Cl वाला, ये ऑलरेडी बैलेंस है बच्चे। अब एक मैं आपको अपने मन से दे रही हूँ दूसरे बुक से, दूसरे बुक में कोई जो रिएक्शन लिखी होगी। अब आप बनाओ ब्यूटीन प्लस क्लोरीन का प्रोडक्ट बना के बताओ क्या बनेगा। ब्यूटेन ही लिखना है, ईन नहीं लिखना। ब्यूटेन C2H5 वाला, Cl2 ब्यूटेन प्लस Cl2 आपका बना दिया। प्रोडक्ट बताना क्या बना, ढूंढ लो, मिल गया। क्या पता है भी आंसर, हो भी सकता है। हाँ लग तो रहा है, कुछ नहीं, इसमें भी है वो सेम। देखने मत लग जाना, यही काम बचेगा फिर तो। लग गया पता मुझे। प्रोडक्ट का नाम बता दो अनुष्का, आप तो बता दो। हाँ जी बच्चे, CH3CH क्या बन जाएगा, CH3 C2H, मैंने गलत बोला ना, इसने भी गलत लिख लिया। नहीं मैं तो C4H 6 हो जाएगा ना, तो C4H10 ही है। H10 नहीं है, 10 नहीं होता ब्यूटेन। ठीक है ब्यूटेन बनाया ना, हाँ ठीक है फिर सही है। अब आगे क्या बन जाएगा बताओ। अगर ये 2 रहते थे, 2 वाले तो बनाए ना बुक में, 2 वाले तो दे रखा था NCERT में, तो 2 वाले के साथ क्या बना था पहले ये बताओ। 2 वाले के साथ ही बना होगा ना, एक H निकल गया होगा, एक H निकलेगा यहाँ से, देखो एक H यहाँ से निकालोगे, एक Cl यहाँ से निकालोगे, तो HCl तो पहले बाहर निकल जाएगा क्योंकि वो प्रोडक्ट ही है। जो बच गया वो बना देते हैं CC, तो क्या बन जाएगा, 5 ही रह जाएगा ना बेचारा, C2H5 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, क्लोरो इथेन। एक तो क्लोरो लगाओगे ना, ये वाला जो दूसरा H मैंने गायब किया, लग भी रहा है पता नहीं उसका। C4H9 मैं रिपीट कर, हाँ उसका रिपीट करो, देखो कार्बन कार्बन पूरे H लिख देती हूँ यहाँ पे। अगर मैं छोटा बनाऊँ, बड़े वाला तो आपको खुद से बनाना है, ये छोटे वाला प्लस Cl, अगर वैसे लिखते नहीं है, ऐसे लिखना होता है। तो हमें क्या करना है, इसको बाहर निकाल देना है। इसको बाहर निकाल दिया, HCl बाहर निकल गया, सेम स्ट्रक्चर पूरा का पूरा सेम। ये वाला C कहाँ लग जाएगा, इधर Cl के साथ, और बाकी पूरे H बन जाएंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन। तो यहाँ पे भी सेम आपको वैसे ही बनाना है, एक H और एक Cl को बाहर निकाल दो, फिर जो बच जाएगा वो बन गया। हाँ तो उसका नाम क्या होगा, प्रोडक्ट तो सही बता रहे हो। लास्ट वाला तो HCl है। HCl तो निकल, इसको कुछ बोलना ही नहीं ना, ये तो निकल ही गया। मुझे तो मेन प्रोडक्ट का नाम बताओ, इसका नाम क्या था, क्लोरोइथेन था। तो वैसे ही नेक्स्ट वाले का नेम बताना है ना आपको। इसमें इसका नेम क्या हो जाएगा, नहीं लगा पता। हाँ अनुष्का ही बता देगी आज तो मुझे, फिर इसने नहीं बताना तो। डाई ट्राई टेट्रा किस बेसिस पे लग रहा है, डाई ट्राई टेट्रा तो कुछ लगेगा ही नहीं। आपका नाम ऐसे देख रहा हूं, डाई ट्राई तो जब लगता होता है तब नहीं, इस केस में तो लगेगा ही नहीं। आपका आया नेम आया, गलत आ ये क्यों देखना थोड़ा क्या आएगा, 1 2 3 4 प्लस HCl, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, बाकी जगह क्या लगे हुए हैं, H लगे हुए हैं। क्या इसकी नेमिंग नहीं कर पाओगे इतना, हाँ तो फिर इतनी देर से क्या कर रहे हो। मैं तो वो नीचे देख रहा था डाई वगैरह, डाई डू तो इसमें कुछ लगेगा ही नहीं, एक ही क्लोरो लगा हुआ है। क्या चीज़, डाई कहाँ पे लगेगा, अगर देखो यही नेमिंग, इसमें ही एक जगह क्लोरो लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1 2 डाइक्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। अगर इधर भी लगा देती, मैं यहाँ लगाती, यहाँ पे H रहता, तो क्या होगा 2 2 डाइक्लोरो ब्यूटेन लगता होता, क्योंकि सेम ही पोजीशन पे 2 2 पोजीशन में। अगर तो एक 1 पे एक 2 पे था, ये उस केस में लगता होता है। भूल गए नेमिंग।
तो ये तो एनसीईआरटी में आपकी नकली सी नेमिंग लिखी हुई है। इधर वाली चीज़ को अंडरलाइन करना, पेज नंबर 303 पे ये F2, Cl2, Br2 और I2 लिखा होगा, आपको मिल गया। इट वॉज फाउंड रिएक्शन के नीचे लिखा हुआ है, इसे नहीं मिलने वाला, देखोगे ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। अब बुक में है भी नहीं, ये रहा। अब ये क्या चीज़ें लिखी हुई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन एटम किसी भी जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसको रिप्लेस करेगा और एक जगह वहाँ पे Cl, Vl कुछ भी लग रहा होगा। बट इनकी सीरीज़ है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हैलोजेंस आर दीज। तो सबसे ज़्यादा कौन एक्टिव है, देखो जरा बताओ मुझे, फ्लोरीन है या आयोडीन है? F2I2 जो लिखा हुआ है अंडरलाइन करवाया, उसमें ग्रेटर का साइन लगा हुआ है ना, ग्रेटर देन स्मॉलर देन का साइन, नहीं पता लग रहा कुछ भी। हाँ, ये F2 ऐसे करके लिख रखा है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? अगर ये सब मैं एक साथ डाल दूँ तो H को रिप्लेस करके सबसे पहले कौन अटैच होगा, यहाँ पे फ्लोरीन अटैच होगा। और सबसे लीस्ट कौन सा है, आयोडीन है। अगर यहाँ पे HCl भी मैं तो क्लोरीन भी दे देती, इसके साथ अगर मैं फ्लोरीन भी देती, फ्लोरीन भी दे दिया होता मैंने, तो क्लोरीन इसके साथ अटैच नहीं हो पाता क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन के कंपेयर में ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ये चीज़ वहाँ पे लिखी हुई। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसकी लर्न करनी है। चैप्टर 2 स्टार्ट किया, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसका सीक्वेंस नहीं भूलना है आप लोगों ने, इसका क्वेश्चन भी करवा के देखना पड़ेगा। अगर ब्रोमीन लगे तो उसको क्या कहोगे, ब्रोमिनेशन। इसमें तो कई बार आपको एनसीईआरटी में चीज़ें बताती भी नहीं, एक एक रिएक्शन लिखवाती हूँ, फटाफट बता भी देती हूँ। इस रिएक्शन को लिखो क्लोरीनेशन, क्योंकि इसमें क्लोरीन लगा था। इस रिएक्शन को लिख लो क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन। फटाफट सेम हम इथेन में ब्रोमीन लगाएंगे, इथेन में ब्रोमीन लगाएंगे, इसको कहेंगे हम ब्रोमिनेशन। प्रोडक्ट बनाओ ज़रा, मैं कॉपी में आके चेक करती हूँ। ब्रोमिनेशन। अगर सिंपल कुछ CH4 के साथ आयोडीन लगा दे, I2 आइडो, स्पेलिंग मुझे नहीं पता होगी, देखना पड़ेगा। आइडोनेशन। ये सब आपके सब्स्टिट्यूशंस के पार्ट है कि कब कौन सी चीज़ें लगाओगे तो क्या बोलेंगे। इसको हम प्रोडक्ट बनाते जा रहे हो साथ के साथ। एक और फ्लोरिनेशन कर लो, क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन लिखो, क्लोरोइथेन प्लस फेरस, मरकरस, Hg2F2। ये फ्लोरिनेशन का इकलौता एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में इन्होंने नहीं दिया। इसका प्रोडक्ट बताओगे क्या बनेगा? Hg2Cl बाहर निकल जाएगा, Hg2Cl बाहर निकल जाएगा। अब जो भी आपका बच गया, एक F बाकी H, इसको कहेंगे हम फ्लोरिनेशन। FLUORIN लिख लो, फ्लोरिनेशन लिख तो लो नाम। C2H5F, वो बन गया C2H5F। अब लिखो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ट्ज रिएक्शन, SWARTS। SWARTS है या जेड होता है? S है। ये नेमिंग रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन में कौन कौन से पढ़ लिए वो बस अपने नोट्स बनाते जाना। वुर्ज फिटिंग पढ़ लिया आपने, और क्या पढ़ा था? वुर्ज था, और भी कोई नेमिंग रिएक्शन पढ़ी है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, वुर्ज, ग्रिग्नार्ड, और भी कुछ था, कोलैब वगैरह या कुछ और भी पढ़ाया था? कार्बोक्सिलेशन नहीं, वो डिकार्बोक्सिलेशन नेमिंग रिएक्शन नहीं है। नेम जैसे ये नाम है ना, वैसे नाम जैसे होते हैं। जैसे वुर्ज रिएक्शन साइंटिस्ट के नेम है, वुर्ज हो गया, ग्रिग्नार्ड हो गया, और तीसरा आपने कौन सा पढ़ लिया? स्वार्ज। स्वार्ज रिएक्शन में आपको हमेशा याद रखना है ये मरकरी और ये फेरस। और इसको अगर हम नॉर्मल ब्रोमिनेशन, इसको कहेंगे हम फ्लोरिनेशन। ये सब सब्स्टिट्यूशंस के पार्ट हैं आपके।
देखो यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ था ना इसके साथ, बट क्लोरीन से रिएक्टिव कौन था हमारा, फ्लोरीन था। तो फ्लोरीन ने क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसकी जगह पे जाके खुद बैठ गया। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पहला पॉइंट है, जिसमें आपको चारों याद हो तो चारों के रिएक्शन लिख के आ जाना। बोलो अरे सारे इसने बनाए, क्या कह रहे हो? ब्रोमिनेशन और फ्लोरिनेशन वाले शॉर्ट्स नहीं बनाए? नहीं, इसको कहते हैं जहाँ पर, हाँ जी, इस रिएक्शन को कहते हैं स्वॉर्ज रिएक्शंस। क्योंकि अगर इसकी डिटेलिंग वैसे भी नहीं बताई जाती, हायर क्लासेस में बताई जाएगी, क्योंकि फ्लोरिनेशन है ना, ये क्लोरीन और कार्बन के बॉन्ड को रप्चर करके उसकी जगह पे जाके बैठ जाता है। कुछ ऐसी डिटेलिंग्स है जो वापस से 12th में आओगे तो सेम चीज़ पढ़नी है आपको, सेम नेमिंग रिएक्शंस है। तो पहला यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद इसका मैकेनिज्म, अभी हम यहीं तक पहुँचे हैं अभी हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब आपका आता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब कि ये जो आपने बना दिया, ये BrCl एक उधर चला गया, एक Cl इसके साथ आ गया, इसका मैकेनिज्म भी पढ़ना है कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, इसका तो हेडिंग डाल लो मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के 3 स्टेप है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, तीसरा टर्मिनेशन। इनिशिएट, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन वाला जो लिखो पहले मैकेनिज्म के अंदर। पहला पॉइंट छोटा छोटा लिखवाऊंगी तो बहुत बड़े बड़े हैं, लिखो। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स अकर्स बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स अकर्स बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। occurs by free radical mechanism। बस खत्म। अब इसमें अब हम एनसीईआरटी में वापस देखेंगे एक बार। इनिशिएशन रिएक्शन पे आ जाओ, देखो क्या द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय होमोलाइसिस ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। लिखने की जरूरत नहीं, बुक में भी लिखा हुआ, वहाँ से भी पढ़ सकते हो, वहीं पे अंडरलाइन कर लेना। द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय होमोलाइसिस। होमोलाइसिस का मतलब समझते हो, तो सेम जो होता है कंपाउंड उसको तोड़ना। लाइसिस का मतलब हमेशा ब्रेक डाउन होता है। ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट। तभी हम एरो के ऊपर लाइट और हीट देते हैं कि जो ये दो क्लोरीन है, इन दोनों की क्लोरीन की बॉन्डिंग सब हमने क्या करना है, तोड़ देना है। इसी को कह रहे हैं होमोलाइसिस, क्लोरीन के बॉन्ड को टूटने को। होमोलाइसिस ऑफ द क्लोरीन फिर कह रहा है दो टूट जाएंगे, उनमें क्या होता है, वीकर कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, ईजिली ब्रेक कर देते हो। तो पहला रिएक्शन लिखो, जैसे पहला रिएक्शन इनिशिएशन स्टेप के अंदर Cl और यहाँ पे HV लाइट, मतलब ये दोनों बॉन्ड्स क्या होंगे, आपस में एक दूसरे को तोड़ रहे होते हैं। एनसीईआरटी वाला लिखोगे, दूसरा लिखोगे, बताओ। इसको एरो देके ये बन जाएगा 2Cl। या तो स्टेप नंबर 1 में ये रिएक्शन लिखो, या एनसीईआरटी में डॉट लगा के जो बनाया हुआ है वो रिएक्शन आप लिख सकते हो। बताओ कौन सा लिखोगे। एनसीईआरटी में उन्होंने एक स्टेप खा लिया है, वो खा लेते हैं तभी कह, फिर यहीं से बनाओ कि 2Cl था, इसमें क्या हो रहा है, होमोलाइसिस हो रही है लाइट देने के बाद, और तो 2Cl कंपाउंड हमें अलग से मिल गए। अब नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे हम चेन प्रोपोगेशन पे। चेन प्रोपोगेशन वाले रिएक्शन के लिए ये स्टेप नंबर 1 वाला है। उसमें हमें कोई भी कंपाउंड भी डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इजी मीथेन डालते हैं। 4 बना लो मीथेन फटाफट अपने कॉप में। मीथेन प्लस, अब आपको क्या साथ में क्लोरीन बना हुआ है, तो मीथेन प्लस एक ही क्लोरीन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और मैंने आपको एक लाइन लिखाई, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल का मतलब समझते हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर बनता है। तो हम अगर क्लोरीन सिंगल स्टेट में रहेगा तो 287 की फॉर्म में रहता है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डेफिशिएंट होता है। जब Cl2 बन जाता है तो पता है आपको बॉन्ड बना लेता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो अभी इसके ऊपर माथे पे क्या बना दोगे, एक बिंदी भी बना दोगे, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और मैकेनिज्म में हम क्या पढ़ रहे हैं कि इनकी मैकेनिज्म स्टार्ट कैसे होती है, बाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। स्टार्टिंग में लिखवा दिया, तो इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल बन गया है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक फ्री रेडिकल बना हुआ है। ये इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के पास जाएगा,
मांगने के लिए कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दो। तो इस तरीके से एरो लगाओ रेडिकल बना के। इसने हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया। अब हाइड्रोजन ने क्या किया, कहानी अपनी बना के लिखोगे। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर होता है, इसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये इस तरीके से बन जाएगा। स्टोरी लिख लोगे कि वो भी लिखवानी पड़ेगी, बता दो कि समझ आ रहा होगा तभी लिख पाओगे किस किस तरीके से है। प्लस इसने इसको ले लिया अपने पास कि भाई तू मुझे दे, ठीक है। अब दिया क्यों उसने, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर होता है, क्लोरीन की एफिशिएंसी ज़्यादा थी, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को अपने पास बुला लिया और बेचारा कार्बन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। यहाँ पे ज़्यादा टफ लग रहा है, क्लियर है, समझ आ रहा होगा ना आपको धीरे धीरे। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, कौन से स्टेप पे हम पहुँच गए। इसमें एक और स्टेप अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखना चाहोगे तो चल जाएगा। चेन टर्मिनेशन पे आ जाओ, लास्ट तीसरा स्टेप कि चेन टर्मिनेशन कैसे बनी है हमारी। या तो बता भी देती हूँ अगर ऐसी बात है कि कहीं बाद में दिक्कत ना हो। तो क्लोरीन लेते कितने थे हम, 2, एक तो इसने छीन लिया हमारे पास। तो अब ये कार्बन क्या करेगा, जो दूसरा क्लोरीन होगा उसको अपने पास बुला लेगा। तो ये क्या बन जाता है, CCl H और प्लस HCl वाला जो बन जाता है, जो हमने लास्ट में सीधा एक आंसर लिख रहे होते थे, तो उसी को इन्होंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। बस यही चीज़ें हैं। तो चेन टर्मिनेशन के अंदर पूरी रिएक्शन लिख दो और बस ख़त्म। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, इस रिएक्शन में, बेकार सी रिएक्शन में। नेक्स्ट क्या आपका, कंबशन। कंबशन में बताओ क्या करेंगे, किसी भी चीज़ के साथ, पेज नंबर 303 पे ही है, हीटिंग की प्रेजेंस में वो तो ऑक्सीजन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कंबशन लिख के कोई सा भी रिएक्शन आप लर्न कर लो, मिथेन वाला, ब्यूटेन वाला, कोई भी रिएक्शन आप इसके अंदर लर्न कर सकते हो। ये इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है कंबशन वाला। मार्क्स बताए रूबल, कितने बने? बायो में फुल है। ठीक है, वाह बहुत बढ़िया चलता है। और फिजिक्स में 16 कहाँ गए 4 नंबर? खा जाती है मैम। इतने कितने खाए? 18 भी तो देना था ना, 16 तो बहुत कम होते हैं। किधर गए? उनका रेशो वाला कंपेयर करने वाला मैंने अपॉन में लिखा था, तो उसके भी बोलती नहीं मेरे को रेशो। मैंने तुम्हें बना कि तुम यहाँ पे भी रेशियो में लिख देती हो, M/S भी वैसे ही लिख के छोड़ देती हो। नहीं अपॉन करके लिखा था ना, तो मैंने बोला कंपेयर करके लिखना। तो उसको कितने नंबर काट लिए और बाकी 3? वो तो आंसर में गलत हो गया। ले देखती हूँ, शीट कॉपी वगैरह दी है? नहीं, उधर ही करके देखूँ, पूछती हूँ मैं तुमसे। ठीक है, तीसरा बताती हूँ, चलो ऑक्सीडेशन वाला। वो तो लिख लिया होगा आप लोगों ने, कंबशन वाला। कंबशन में हमेशा याद रखना, अगर जैसे CH4 वाला लिखा होगा तो उसमें क्या लगा दिया आपने, O2, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ वाटर बन के निकल गया। यही रिएक्शन लिखी है ना आप लोगों ने, सेम टू सेम। अब इसमें अगर कोई कैटलिस्ट में डालना स्टार्ट कर दूँ, ऊपर तो कुछ भी नहीं डाला, सिंपल रिएक्शन आपने लिख दिया, काम खत्म हो गया। अगर इसमें मैंने कैटलिस्ट डाल दिया तो कैटलिस्ट डालने से क्या हो जाता है, प्रोडक्ट स्पीड हो जाएगा, या तो स्लो करवाना होगा तो स्लो हो सकता है। तो सिर्फ आपने इसमें बस एक ही रिएक्शन लर्न करनी, ऊपर वाली मीथेन वाली लर्न कर लो या कोई अलग वाली, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। और कोई इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो नहीं है, नहीं, टीचर कुछ बताएगी तब हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऑक्सीडेशन पे आ जाओ, थर्ड। ऑक्सीडेशन याद है क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, पक्का यही होता है, और गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन में भी आपके पास 2 टाइप की आएगी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन और
इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, जो इसमें आधी चीज़ें नहीं दे रखी होती है कि किस किस तरीके से करना है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, जहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा किसी भी हेलो एल्केन को, ताकि वो ईजिली बर्न कर सके। अब आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा, अब हम वुड जलाते हैं तो येलो फ्लेम निकलती होती है, गैस चूल्हा जलाते हो आप तो उसमें से ऑरेंज फ्लेम निकल रही होती है। तो जब जिसमें से ऑरेंज फ्लेम निकलती है ना, इसका मतलब होता है आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जला रहे हो। जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, जैसे कोल, पेट्रोल, इन सब चीज़ों को जलाओगे तो उसमें से येलो फ्लेम निकलती है। ये पहचानने का तरीका होता है। रिपीट कर रही हूँ, याद रहेगा। ब्लू फ्लेम तब निकलती है जब कंप्लीट कंबशन ऑफ हमारा एल्केन सैचुरेटेड बॉन्ड की होती है। जब हमारे पास स्मोकी फ्लेम, जो जैसे मिट्टी के बर्तन पे, अगर मिट्टी के बर्तन कहते हो, लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाए तो ऊपर पूरा ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। कभी देखा भी है ढाबे पे या घर पे, दादी घर में, कहीं पे भी, तो पूरी जो ऐश ब्लैक ब्लैक सी लगती होती है, जिसको हम राख भी बोलते हैं, कालिख जो कहते हो, तो वो सारी क्या होती है, अनसैचुरेटेड के बर्न होने पे होती है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर कंप्लीट कंबशन नहीं होगी। तो एक एग्जांपल है, आपको इसमें लिखना नहीं है, इसके अंदर कंप्लीट कंबशन में ऊपर लिखे लिया आपने, CH4+O2 गिव्स अस CO2+H2O। अब एनसीईआरटी में एक रिएक्शन नीचे लिखी हुई थी, बड़ी सी है कुछ, CnH2n+2, किसका फॉर्मूला है, एल्केन का फॉर्मूला है। कोने में जो लिख रखा है नीचे जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, इसमें ये क्या लिखा हुआ है, 3n+1/2 + O2। ये 3n/1 ये क्या लिखा हुआ है, कोई बताएगा मुझे? पूछा भी नहीं, तुमने पेज पलट लिया, चल पड़े, बताओगे तभी ना। नीचे लिखा भी है, पढ़ के देखो। ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग कंबशन, एल्कीन्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स। तो इसमें क्या होता है, अब बहुत सारा जो है, अगर हमारा एवोल्यूशन क्या होता है, किसका, हीट का हो रहा है। जब जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, तो उसको हम कहाँ एज अ फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ एल्कीन्स विथ इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन ब्लैक इज फॉर्म, मतलब लिखा हुआ है देखो, कार्बन ब्लैक, वो जो काला काला मैं आपको बता रही हूँ, कार्बन ब्लैक इज फॉर्म, इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ इंक, प्रिंटर इंक, कुछ पिगमेंटेड फिल्टर्स, ये सब चीज़ें बनाने की काम आ रहा होता है। हम उसको भी नहीं फेंकते। तो बस एक जनरल इक्वेशन है कि इतना अमाउंट ऑफ हम कोई चीज़ देंगे ऑक्सीजन तो हमारा ये प्रोडक्ट बन के निकलेगा। CnH2n किसका फॉर्मूला है, एल्केन का ही है ना। तो कोई भी एल्केन में उस जो ऑक्सीजन का अमाउंट के लिए ये फॉर्मूला लिख के दिया हुआ है आपको, तो ये लर्न कर लेना आप लोग। कंबशन के फॉर्मूले पर आया किसी को भी नहीं है अभी तक कि क्या क्या चीज़ें उसको करनी होती है, बस है तो लर्न कर सकते हो। ऑक्सीडेशन के अंदर भी कुछ नहीं करना आपको, एक कम्बिनेशन का बता दिया, एक इनकम्प्लीट कब लिखवा देते हो, इनकम्प्लीट का लिखना, कंप्लीट का तो लिख ही लिया है, उसी के साथ कोई काम चला देना, मैच करवा देना। इनकम्प्लीट में लिखो मीथेन +O2, मीथेन +O2, एरो के ऊपर लिखना 100 ATM, वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला है, और 573 केल्विन, 573 केल्विन, कॉमा लगा के, तो ये बन जाएगा CH3OH, CH3OH, मिथेनॉल बन जाएगा ये आपका। आपने इनकम्प्लीट कंबशन लिखा था ना, इसका एरो लगा के कैटालिटिक कंबशन भी लिख दो, सेम एग्जांपल है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, इसको हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी बोलते होते हैं। तो आपको हर एक रिएक्शन लर्न करनी ही पड़ेगी, चाहे जैसे मर्जी लर्न करो, सब में से एक एक, हाइड्रोजनेशन से लेके, बस एक ही चैप्टर है लर्न करने वाला और कोई नहीं है, तो इसमें करना पड़ेगा। और ऐसे 12th में 5-6 चैप्टर्स हैं, तो इसमें एक ही है, तो साथ के साथ होता चला जाएगा। और क्या है नेक्स्ट, आ जो आइसोमेरिज्म, इस देख लो जो बता रही हूँ उसमें कुछ पूछना तो नहीं है, क्या पता समझ ना आ रहा हो अनुष्का आपको। इधर आपको नेक्स्ट हेडिंग देखो, आइसोमेराइजेशन। इसमें एक लाइन की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, ये पूछेंगे क्योंकि, लिखो व्हेन एन एल्केन, जैसे एनसीईआरटी में एन एल्केन, एन छोटा लिखा हुआ है ना, वैसे एन एल्केन आर हीटेड विथ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, AlCl3 होता है इसका शॉर्ट फॉर्म, AlCl3, Al कैपिटल Cl3, एनहाइड्रस AlCl3
लिख लिया आपने, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड एट 573 K at 573 K they converted into branched chain of alkanes. They converted into branched chain of alkanes. मीनिंग लगा पता किसी को? क्या बोल दिया इसने? आइसोमर, तभी मैंने इसकी डेफिनेशन लिखा है। ऑक्सीडेशन, कंबशन, इन सब की डेफिनेशन आप खुद से लिख सकते होते हो। लगा पता इसका क्या बोला इसमें? देखो इसमें कह रहा है कि कोई भी नॉर्मल एल्केन आपने ले लिया है। कौन सा एल्केन लिया? ब्यूटेन लिया है मैंने, ठीक है। अगर इस ब्यूटेन को आप इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और HCl एट 573 K पे जब इसको ट्रीट करवाएंगे तो ये तभी इसको मैंने बताया था आपको एन एल्केन मतलब क्या? नॉर्मल मतलब सीधी चेन होती है। ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके किसी भी ब्रांचिंग्स में। लगा पता क्या हुआ इसके अंदर? एन एल्केन को मतलब सीधी चेन को अगर आप इस केमिकल के साथ इस टेम्परेचर पे हीट करोगे तो ये ब्रांचिंग्स में फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं यहीं पे लगाऊं, कहीं पे भी वो CH3 आप लगा सकते हो और वो ब्रांचिंग में, इसी को कहते हैं आइसोमराइजेशन। आइसोमर पिछले आया था ना क्वेश्चन कि आइसोमर आप ड्रॉ करो। इसका आइसोमर का मतलब था कि सेम वही रिएक्शन है, बस इसकी क्या हो जाएगी? नेमिंग अलग, ब्रांचिंग्स लग जाएगी सेम टू सेम। 4 कार्बन ही रहेंगे और ब्रांचिंग्स लगानी है हमने। इतना बोरिंग है, दोनों थक गए, नींद आने लगी, बहुत बोरिंग है। क्या कर सकते, थोड़ा सा तो है ही है। चलो बनाओ फिर इसको, और भी बनवा के देखूँगी फिर मज़ा आएगा। तो इसका नाम क्या बन जाता है? आइसोब्यूटेन। आइसोमराइजेशन करी है हमने। इसका नाम तो एन ब्यूटेन था बेचारे का, इसका बन गया आइसोब्यूटेन। है ब्यूटेन ही, बस आइसोब्यूटेन बन गया। टेस्ट लेना पड़ेगा आप लोगों का मुझे, एक छोटा सा, दोनों का एक जगह थोड़ी ना है। बताया टेस्ट है, पूरा रिएक्शन का ही लूँगी और कुछ चीज़ का नहीं लूँगी। हाँ बस प्रिपरेशन का और केमिकल रिएक्शन का, फिर उसका एल्कीन बढ़ाना स्टार्ट करूँगी। रट के तो आना है तुमने, 10 के 10 रिएक्शन छाप देने, ख़त्म बात, टेस्ट ख़त्म। इतना अच्छा टेस्ट किसका होता है? खिलाफ नहीं हो सकते आप इसके। लास्ट आ गए हम एरोमेटाइजेशन। लास्ट है आपका एरोमेटा, नहीं एक और है, पायरोलिसिस भी तो है। एरोमेटाइजेशन मिला नीचे कोने में, 7 है ना? हाँ, स्टीम वाले में कुछ थोड़ी ना है, बस गर्म पानी से फूंक दिया था आपने। एरोमेटाइजेशन मिल गई कोने में आप लोगों को। इसमें क्या लिखा है एरोमेटाइजेशन में? देखो, अगर कोई भी एल्केन्स है जिसमें 6 या 8 कार्बन एटम होता है, छोटे वाले कार्बन एटम की बात नहीं करेंगे, कोई ऐसा जिसके अंदर 6 मेंबर या 8 कार्बन मेंबर की रिंग होगी, उसको हीट करोगे आप 773 K पे अंडर 10 to 20 ATM, मतलब प्रेशर का वो दे रखा है, कितने से कितने आप उसको हीट कर सकते हो। तो ये क्या बन जाएगी, क्या बनेगा पढ़ के देखना, बुक में ही लिखा हुआ है। कंसिस्टिंग ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम, वेनेडियम, जो इसमें वो लिख रखा है। कैटलिस्ट कौन कौन सा लोगे आप? रिपीट कर रही हूँ, 6 या 8 मेंबर वाले कार्बन रिंग को अगर आप लेके हीट करते हो 773 केल्विन पे, और कैटलिस्ट उसके अंदर डालोगे क्रोमियम, वेनेडियम, कोई मॉलिब्डेनम, ये सारे जो नाम लिख रखे हैं आपके, ये सारी चीज़ें डालोगे, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, जो रिंग सिंपल रिंग चेन थी ना, वो सर्कुलर बन जाएगी, साइक्लिक बन जाएगी। इसमें ब्रांचिंग्स बनी थी। एरोमेटाइजेशन में जैसे बेंजीन रिंग गोल गोल सी नहीं होती साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। यही चीज़ का फ़र्क है। समझ तो आ ही गया वो क्या करना है, फिर बना के भी देखते हैं। चलो बनाते हैं। 6 7 बोला है ना, 6 किसका? हेक्सेन 6 होता है, कितना होता है? हेक्स हेप्ट 7 होता है, 6 होता है, तो 6 वाले बनाते हैं। हाँ जी, आपको कुछ ऐसे बनाते जाओ अगर नहीं समझ आता तो, बस इसमें H कम हो जाते हैं। 4 5
अच्छे एनसीईआरटी में यही वाली बनाई है, हाँ जी। इसको क्लोज बस मत करना, ठीक है। इसको मैं अभी चाहती थी इसको नॉर्मल ही लिखवाती, मैंने नॉर्मल नहीं लिखवाया, इसको घुमा दिया क्योंकि साइक्लिक में वो कम हो जाती है, एच कम हो जाते हैं। ये ऐसे लिख दो या पूरा ओपन करके लिख दो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दो, ये एक ही चीज़ है। मैंने बस थोड़ा एरोमेटाइजेशन दिख जाए, एनसीईआरटी से मैच कर जाए, इस वजह से लिखा है। क्लोज नहीं, मैंने ये लिखा है ना, इसको लिखा है। क्लोज करूँगी तो एच के नंबर्स कम होते हैं, साइक्लिंग में हमेशा एच का नंबर कम हो जाता है, ठीक है। ये इसी को बस मैंने ऐसे लिखा है, क्लोज नहीं किया, बस लिख दिया, सीधा लिखने की जगह मैंने ऐसे लिखा है। अभी ये क्लोज नहीं है, ठीक है। अब इसको एरो लगाओ, एरो के ऊपर लिखो क्या क्या लिखना था, बता रखा है आपको। 773 10 to 20 ATM वाली लाइन, और जो भी एनसीईआरटी में क्रोमियम वेनेडियम लिख रखा है 773 10 to 20 ATM वाला लिख रखा है, और Cr2O2 ऐसे कुछ लिखा होगा, पढ़ के देखो। हाँ Cr2O3 है, जो भी नाम लिख रखा है एनसीईआरटी में वो कैटलिस्ट का नेम एरो के ऊपर, कुछ नहीं तो कम से कम 2 कैटलिस्ट के नेम भी आपको याद रखने होंगे। अब ये बन गया आपका। अब इसकी जो भी एरोमेटाइजेशन हो गई, अब ये 6 मेंबर रिंग बना दो आप, ठीक है। ऐसे 1 घर 2 घर, फिर 3 4 5 और 6 ऐसे वाले बनाए। इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। ये था हमारा नॉर्मल हेक्सेन, था एन हेक्सेन। अब ये हमारा बन गया साइक्लोहेक्सेन। हाँ जी मुझे ये क्लोज हो गया। पहले वाला तो पहले वाले आप ऐसे दिखा, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा था ना, तब मैंने ऐसे लिखा, नहीं तो आप ये लिखो, ये भी लिखोगे ना तो कोई गलती, क्योंकि एन हेक्सेन की बात करी है हमने यहाँ पे, या कोई भी एन एल्केन की। अब एनसीईआरटी में एक और देखो तो इसमें बॉन्डिंग लिखा हुआ है, एक और रिएक्शन कोने में लिखा हुआ है, मतलब इसी का नेक्स्ट ये रखा, इसमें क्या दिखा रखा है आपका, बॉन्डिंग्स दिखा रखा है। तो अब इसके अंदर ही अगर आप 3 हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेते हो, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दोगे इसके अंदर से, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड के अंदर, ठीक है। अल्टरनेट, अगर आपने यहाँ से लगाना शुरू किया है तो अल्टरनेट पे लगा दो, अगर यहाँ से शुरू किया है तो भी अल्टरनेट पे। तो इसको हम कह देते हैं बेंजीन, जो आपके एनसीईआरटी में बना रखा है। ये एरोमेटाइजेशन हुई। रिपीट कर रही हूँ, आइसोमेरिज्म में क्या किया था, इस केमिकल को डाल के या कैटलिस्ट को डाल के सिंगल चेन को हमने सिर्फ और सिर्फ ब्रांचिंग्स में कन्वर्ट कर दी थी। एरोमेटाइजेशन में सिंगल चेन को हमने पहले तो गोल बना दिया, गोल बनाने के बाद जैसे आप अगर ऐसे खड़े हो, स्ट्रेट लाइन में खड़ते चले जाते हो, तो आपको पकड़ने के लिए लास्ट में सपोर्ट के लिए भी कोई चीज़ चाहिए होगी, एक एक मार्कर चाहिए होगा। अगर आप राउंड हो जाओगे तो एक में ही शायद 2 जने पकड़ सकते हैं, ऐसा होगा ना। तो इसमें से अगर आप 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग निकाल दोगे तो ये साइक्लोहेक्सीन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन लास्ट हम करते हैं पायरोलाइसिस वाली। स्टीम वाले में कुछ नहीं, बस पानी के साथ उसको गर्म पानी के साथ हीट करना है। पायरोलाइसिस वाली हेडिंग डाल लो, पूछना है इसका कुछ। पायरोलाइसिस छोटी सी एक लाइन की डेफिनेशन भी लिख लो। डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड, डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड पायरोलाइसिस। Decomposition of a compound by the application of heat is called pyrolysis. Is called pyrolysis. Done? ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर लग गया, कोई भी कंपाउंड होगा जिसको हम क्या करेंगे, सिर्फ उसको तोड़ना है बाय द एक्शन ऑफ हीट। हीट लगाओगे तोड़ दोगे। तो अब बेंजीन बना रखा है एनसीईआरटी में, तो जो बेंजीन बनाया था ना सबसे पहले, तो उसको ही तोड़ा है इन लोगों ने, या तो हेक्सीन को तोड़ते हैं। इसमें कितना होता है, C6 है ना, 12 C6H14 होगा, इसका फॉर्मूला है। तो इसको तोड़ के देखते हैं, चलिए लिखिए C6H14, मतलब ये वाली लाइन को, इसको ही ब्रेक करेंगे हम, हेक्सीन को। इसको क्या कहोगे, हेक्सेन है कि नहीं है, हेक्सेन है। अब एरो लगा के हीट करो, 773 पे हम इसको हीट करेंगे,
करो, हीट भी तो कर दो उसको। 773 केल्विन पे इसको हीट करना स्टार्ट करो। जब इसको हीट करते हैं तो सबसे पहला इसमें से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। जैसे ही हीट करोगे इसमें से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। बस इतना ही है इसके अंदर। और पर इसमें ना पूरे 3 तरीके से बता रखे हैं, तो तीनों तरीके से बताना पड़ेगा। जब ये एक बार इसको हीट करोगे ना तो 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं। एनसीईआरटी में देखो ज़रा, पहला क्या लिखा है C6H12H2, दूसरा क्या बन सकता है C4H8 और C2H8 का 2 प्रोडक्ट बनेगा, और तीसरी लाइन में। तो इन तीनों में से कोई सा भी प्रोडक्ट हमें मिल सकता होता है। एक बार टेम्परेचर दिया ना ये, और दूसरा कौन कौन सा है जो 2 और नीचे लिख रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, इन दोनों में से कोई भी कंपाउंड हमें, तीनों में से कोई भी कंपाउंड मिल सकता होता है। डिपेंड करता है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में किस तरीके से ऐड किया है उस कंपाउंड पे और किस तरीके से उसने काम किया है। बस यही है। तो दोनों डायरेक्शन में लिख दो ज़रा और करके, फिर ये यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाएगा। कितना टाइम हुआ अभी, आगे और पढ़े कि बस? अब लर्न करके आओगे आप लोग? उस दिन आना ही है और लिखना ही है। थोड़ा जल्दी नहीं आओगे, थोड़ा रुक तो सकते ही हो आप लोग। आप चले जाओगे तो जाओ, अपने रुकना है या जाना है? आप तो चल अकेले जाएगी है।